नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 से कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने बात सीधी थी पर जो ये 2 शीर्षक दिए गए हैं, इन कविताओं को पढ़ेंगे, जिसमें कुंवर नारायण ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और इस कविता में मुक्त छंद का प्रयोग है। तो यहाँ पर कविता प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कविता के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो कविता के बहाने जो हमारी यहाँ पर कविता है, तो उस कविता में कवि ने कविता के महत्व को उजागर किया है कि कविता का कितना महत्व है। कविता निरर्थक नहीं होती, बल्कि उसका महत्व असीम होता है, उसकी बहुत विशेषताएं होती हैं। तो कई उदाहरणों के माध्यम से कवि यहाँ कविता के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कविता जो फूलों के माध्यम से उसकी महक के बारे में बताया गया है, चिड़िया के माध्यम से बताया गया है और बच्चों के माध्यम से बताया गया है। तो जो चिड़िया है तो उसका उड़ान होती है, उस उड़ान के बारे में कि चिड़िया की जो उड़ान है वो सीमित होती है और जो कविता की उड़ान है वो असीम होती है, यानी उसका कोई अंत नहीं होता, उसको कोई बांध नहीं सकता, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और उसी तरह है फूल के बारे में भी। फूल के अगर फूलों का प्रयोग करें, फूलों की महकता, उनकी सुंदरता का प्रयोग जाने, तो फिर भी जो कविता है वो क्या है, उसका फूलों से भी अधिक महत्व बताया है यहाँ पर कवि ने कि फूल क्या है, सीमित समय के लिए खिलते हैं, यानी उनका छोटा सा संसार होता है और कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए वो खिलते हैं और फिर मुरझाकर झर जाते हैं। झरना यानी नीचे गिर जाते हैं। और उसी तरह यहाँ पर बच्चों के साथ कविता की समानता की गई है कि जिस प्रकार बच्चे अपने जो किसी के अंदर भेदभाव नहीं करते, हर तरह से स्वतंत्र होते हैं, अपने अंदर किसी प्रकार का बुरा विचार नहीं आने देते कि ये अपना है, ये पराया है, तो वो भावना उसके अंदर नहीं होती। तो उसी तरह कविता के अंदर भी कोई भावना नहीं होती ऐसी इसी प्रकार की कि वो उसके अंदर कोई भेदभाव की भावना हो, या अमीर गरीब उसको कोई भी पढ़ सकता है। जैसे बच्चे एक घर से दूसरे घर में चले जाते हैं, वो ये नहीं जानते कि ये घर किसका है, वो घर किसका है, वो खेल में इतने मगन हो जाते हैं कि वो कहीं भी खेलने लग जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भेदभाव, मनमुटाव उनके मन में नहीं रहता। तो इस कविता में इस तरह की जो बातें हैं वो आती हैं, इसके माध्यम से कविता के महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा प्रकरण हमारा इसी कविता के अंदर है बात सीधी थी पर, यानी यहाँ पर कवि अपने साधारण सरल जो कथ्य था या जो वो कहना चाहते थे, अपने विचारों को रखना चाहते थे, तो वो सरल भाषा में सरल भाव के अनुसार कहना चाहते थे। लेकिन वो भाषा के चक्कर में या अपनी भाषा को उत्कृष्ट बनाने के लिए इतने उलझ जाते हैं कि उनके जो कथ्य थे उनका अर्थ ही नहीं रहता, तो वो उस अर्थ को ही अर्थहीन बना देते हैं। तो ये भाव इन कविताओं में दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर अपनी कविता शुरू करेंगे। तो कविता है हमारी कविता के बहाने। तो कुंवर नारायण जी ने कविता जो लिखी है, तो ये कविता के बहाने यानी कविता के महत्व को स्पष्ट किया है। तो यहाँ कवि कहते हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि चिड़िया की एक उड़ान होती है, उसी प्रकार कविता की भी एक उड़ान होती है। तो कहते हैं कविता एक उड़ान है,
यानी कविता एक मन की उड़ान है। मन के जो भाव हैं वो एक उड़ान के रूप में होते हैं। चिड़िया के बहाने, यानी चिड़िया जिस प्रकार अपनी उड़ान भरती है उसी के माध्यम से यहाँ पर कविता की भी उड़ान बताई गई है कि कविता की जो उड़ान है वो उसके मन के जो भाव हैं वो उड़ान है। तो कहते हैं कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, क्योंकि जो कविता की उड़ान है उसको चिड़िया समझ नहीं पाती। क्यों नहीं समझ पाती? क्योंकि चिड़िया का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है, यानी कुछ दूरी तक ही वो उड़ सकती है। जैसे बाहर भीतर, यानी बाहर जा सकती है, घर के अंदर जा सकती है, और घर से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर आकाश में घूम सकती है, लेकिन उसका जो संसार है वो सीमित है, सीमित क्षेत्र तक ही वो पहुंच पाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि वो कविता की उड़ान को नहीं जान सकती, क्योंकि जो कविता की उड़ान है वो बहुत ऊंची उड़ान है, लंबी उड़ान है, अनंत उड़ान है। तो उस उड़ान को वो कभी नहीं समझ पाती, क्योंकि कविता की उड़ान क्या है, क्योंकि उसकी उड़ान असीमित है। वो ये नहीं कि एक घर में ही दूसरे घर में ही जाती है, नहीं, वो एक घर से दूसरे घर में, यानी एक देश से दूसरे देश में भी पहुंच जाती है। वो कहीं भी जा सकती है। मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं तो हम एक दूसरे से अपनी कविता के भावों को व्यक्त कर सकते हैं, तो कविता कहीं भी पहुंच जाती है। उसका संसार है जो व्याप्त है, विस्तृत है, असीम है, तो वो बहुत ही विस्तृत उसका क्षेत्र होता है कविता का, लेकिन चिड़िया का सीमित होता है। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि चिड़िया उसकी उड़ान को नहीं समझ पाती। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता अपने कल्पना रूपी पंखों को लगाकर अनंत ऊंचाइयाँ उड़ने लगती है। अनंत ऊंचाइयाँ यानी ऊंची ऊंची उड़ानें वो भर लेती है। उसकी जो दूरी है वो भी ससीम होती है, उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। तो कहते हैं उसकी उड़ान को चिड़िया नहीं जान पाती। तो पहले पंक्तियों में यानी कवि ने कविता का जो महत्व बताया है वो चिड़िया से भी विस्तृत बताया है, व्यापक बताया है। तो इसमें कवि आगे कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार फूल खिलता है तो कविता भी उसी तरह खिलती है, लेकिन दोनों में अंतर है, क्योंकि दोनों का जो ये व्यापकता है वो विस्तृत है। क्योंकि ये तो कविता तो इतनी विस्तृत है कि वो उसकी जो महक है वो हमेशा शाश्वत रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। और कविता का खिलना भला फूल कैसे जान सकता, क्योंकि फूल तो सीमित समय के लिए ही, यानी कुछ समय के लिए ही खिलता है और अपनी महक चारों ओर बिखेर देता है, और फिर कुछ समय बाद वो मुरझा जाता है और नीचे गिर जाता है, झड़ जाता है, अर्थात तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। लेकिन कविता क्या है, कविता एक बार अगर लिख दी जाती है या उसको कवि भावों में शब्दों में व्यक्त कर देता है तो वो अनंत समय तक चलती है, वो शाश्वत रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। तो जो उसकी कविता की जो सुगंध है, जो सुंदरता है, वो हमेशा बनी रहती है। तो फूल तो क्या है, कुछ समय के लिए खिलता है, एक घर से दूसरे घर में भी चला जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन कविता एक घर से दूसरे घर में, यानी एक देश से दूसरे देश में, यानी बहुत इसका विस्तृत संसार होता है, और बिना मुरझाए, यानी वो कभी मुरझाती नहीं है। जब भी हम कविता को पढ़ते हैं फिर भी हमारे अंदर वो ऐसा ही आनंद उत्पन्न कर देती है। उसके जो भाव हैं वो लोगों को असीम आनंद प्रदान करते हैं, यानी बहुत ही जो उसके भाव हैं सुंदर होते हैं, उनमें आनंद भरा होता है। तो वो हमेशा मन को प्रसन्नचित करती रहती है।
वो कभी भी मुरझाती नहीं है और न ही कभी वो अपना अस्तित्व खो पाती है। तो इसलिए कहते हैं कि फूल अपना अस्तित्व कुछ समय में ही खो देता है तो वो कभी अपना अस्तित्व नहीं खोती। इसलिए फूल उसके जो उसका अनंत है या उसकी जो सीमा है उसको वो कभी नहीं जान पाता, क्योंकि कविता हमेशा बनी रहती है। उसकी जो सुंदरता है, गंध है, उसकी तुलना फूल से नहीं की जा सकती। कविता फूल से भी बढ़कर सुंदर होती है और उसकी महक हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ इस कविता में फूल के माध्यम से भी यानी कविता का बहुत महत्व होता है। तो अगला है हमारा, कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर, यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो यहाँ कविता को किसके समान बताया है? बच्चे के समान बताया है। तो कहते हैं कविता एक खेल है, कविता एक खेल है। किसके खेल के समान है? खेल बच्चों के खेल के समान। जिस प्रकार बच्चे अपना खेल कहीं भी खेलने लग जाते हैं, वो उस खेल के समान कविता है। जैसे कविता हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका कोई निश्चित समय या स्थान नहीं होता। उसी प्रकार बच्चों का भी कोई निश्चित समय या स्थान नहीं होता। वो एक घर में दूसरे घर में जब भी वो खेलने में मगन हो जाते हैं तो वो कोई घर नहीं देखते, किसी भी घर में या किसी भी स्थान पर जाकर खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। तो वो एक घर से दूसरे घर में कहीं भी जाकर खेलते रहते हैं। उसी तरह कविता भी न जाने किस घर में जाकर वो अपने खेल दिखाती रहती है, अपना आनंद बिखेरती रहती है, अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। तो कहते हैं सब घर एक कर देने के माने। जिस प्रकार बच्चे सभी घरों को एक समान मानते हैं, उसी प्रकार यहाँ कवि कहते हैं कि कविता भी सबको एक समान मानती है। वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती कि ये गरीब है इसके घर में ना जाऊँ, ये अमीर है ये इसके घर में ना जाऊँ, ये बुरा है ये अच्छा है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो बच्चों में भी इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, दोनों में समानताएं दर्शाई गई हैं। तो इसमें से कई बार बच्चों प्रश्न भी आता है कविता और बच्चों में क्या समानताएं हैं, तो वो बताई गई हैं यहाँ पर। तो कहते हैं तो इसको तो कविता की जो उड़ान है या कविता का जो खेल है वो तो सिर्फ बच्चा ही जान सकता है, फूल या चिड़िया नहीं जान सकती। क्योंकि बच्चा भी इन चीज़ों के से या इन भावों से हमेशा भरा रहता है। तो वो एक घर से दूसरे घर में हमेशा जाता रहता है, वह अपना खेल का स्थान कहीं भी ढूंढ लेता है। तो इसी प्रकार जो कविता है वो भी अतीत है, वर्तमान है, भविष्य है, यानी तीनों कालों में ही सजी रहती है। तीनों कालों में किसी भी काल में आप उसको पढ़ो, वही सुंदरता उसके अंदर व्याप्त रहती है। वो बच्चों के खेल की तरह ही बाधाहीन होती है। जैसे बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, वो भी किसी भी सीमा में बंदी नहीं होती। तो बच्चों इसमें इस कविता में कवि ने यानी 3 उदाहरणों के माध्यम से समझाया है, चिड़िया के माध्यम से, फूल के माध्यम से और बच्चों के माध्यम से इसको समझाया है। और यहाँ पर कवि ने कविता में अनुप्रास अलंकार का और प्रश्न अलंकार का, यानी जैसे चिड़िया क्या जाने, तो यहाँ पर सब जगह कविता में फूल क्या जाने, तो ऐसे प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रसाद गुण, शांत रस है और लाक्षणिकता का प्रयोग करने के लिए कविता में गंभीरता उत्पन्न हुई है। और कवि ने कविता के महत्व को स्पष्ट किया है और कवि की जो कल्पना हमेशा सीमा रहित होती है, तो इसलिए उसका महत्व यहाँ पर बताया गया है। तो दूसरी कविता है, इसके आगे बात सीधी थी। तो बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो ये जो हमारा पहला पैरा है, तो इसमें कवि कहते हैं बात सीधी थी पर एक बार
यानी बताया है कि जो कवि की बात थी बिल्कुल सरल थी, साधारण थी, सामान्य थी, लेकिन वो भाषा के चक्कर में यानी भाषा को अधिक महत्व देते हुए वो बात अधिक कठिन होती चली गई। वो भाव में या भाषा में या भाषा के जाल में इतनी फंस गई कि उससे निकलना कवि के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और यहाँ पर कहते हैं कि भाषा के चक्कर में ऐसे ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करते चले गए कि वो इतनी टेढ़ी हो गई कि उससे बाहर निकलना कवि के लिए बहुत मुश्किल हो गया। यानी वो उससे बाहर नहीं निकल पाए उसे पाने की कोशिश में, क्योंकि वो अपना साधारण सी जो बात थी, जो सामान्य सी बात थी, जो कहना चाहते थे, तो उस बात से को वो बिल्कुल सहज सरल भाषा में कहने का तात्पर्य उसका यही था कि वो सबको आसानी से समझ आए, लेकिन उसे पाने की कोशिश में वो उल्टा उस भाषा को कवि ने उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, इधर से उधर घुमाया, लेकिन उसकी बात नहीं बनी। तो वो और भी अधिक उलझती चली गई, अपनी बात को, अपने भावों को वो स्पष्ट नहीं कर पाए, वो और भी अधिक जटिल होती चली गई। तो कहते हैं कि इधर उधर घुमाया फिराया, उल्टा पलटा की बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर वो भाषा से निकलकर बाहर आ जाए, या उससे निकालना चाहते थे कवि कि वो सरल भाषा में उस बात को मैं स्पष्ट करूं, या फिर भाषा से बाहर आकर, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा होता है कठिन, जटिल, तो वो और भी अधिक कठिन होती चली गई, उसको भाषा से बाहर नहीं निकाल पाए, तो और भी अधिक जटिल होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। और कवि कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यानी जो मुश्किल मुझे अपने भाव को व्यक्त करने में आई थी उसको मैंने धैर्य से नहीं समझा, यानी धैर्य नहीं रखा, धीरज नहीं रखा। अगर मैं धीरज रखता तो शायद वो बात बन सकती थी, अर्थात मैं अपने भावों को अच्छे से व्यक्त कर सकता था, सरल भाषा में व्यक्त कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। मैं पेंच को खोलने के बजाय, यानी यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की जा रही है कि कविता किस प्रकार से फंस गई थी। जैसे मैं एक पेंच को खोलने के बजाय, जैसे एक पेंच होता है जो, जैसे हमारे ये पेंच लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पेंच लगाना है, तो वो पेंच होता है, उसको खोलने के बजाय बेतरह कसता चला गया, यानी उसको और भी अधिक उसने कस दिया, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तासबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो कहता है तो उसको और भी अधिक में कसता चला गया, यानी उससे बाहर निकालना चाहता था, खोलना चाहता था उस पेंच को, लेकिन और भी अधिक कसता चला गया, यानी उसको निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो उसी तरह भाषा से वो बाहर नहीं निकल रहा था, निकाल पाना उसके लिए बहुत कठिन हो गया था। तो इसलिए कहता जिस प्रकार पेंच को अधिक कस दिया, उसी तरह मैं भाषा को भी कसता चला गया, उसमें भी जटिल शब्दों का प्रयोग करता चला गया, क्योंकि इस कर्तव्य पर, जो ये कर्तव्य मैंने किया, अर्थात जो सरल भाषा में बात कहनी थी उसको कठिन भाषा में कहकर जो ये कार्य मैंने किया, जो ये तमाशा मैंने खड़ा किया, कर्तव्य होता तमाशा, मैंने किया, साफ सुनाई दे रही थी, यानी उस पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तासबीनों की शाबाशी। तासबीन होते हैं जो तमाशा देखने वाले, क्योंकि मैंने वो तमाशा खड़ा कर दिया था वहाँ कविता में, तो तमाशा देखने वाले लोगों की शाबाशी कि वाह क्या कविता लिखी है। तो ऐसी जो उनकी शाबाशी थी कि कितनी जटिलता से कविता लिखी है, तो वो कविता की वो शाबाशी, वो तासबीनों की आवाज़ उसको बार बार उसके कानों में जैसे सुनाई दे रही थी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी।
और जिसका वो सोचता था कि ये मुझे डर था कि ये और अधिक पेचीदा होती चली जाएगी, तो वो डर उसका सही हुआ, क्योंकि जब जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यानी जोर ज़बरदस्ती कर रहा था क्योंकि उससे निकलना चाहता था, जिस प्रकार पैंच को वो निकालना चाहता था, जोर ज़बरदस्ती से उसको निकालना चाहता था, लेकिन फिर भी उसकी चूड़ी मर गई और वो अधिक फंस गया उसमें। तो उसी प्रकार कवि भी यहाँ पर भाषा के चक्कर में ऐसा फंसा कि अपनी साधारण सी सरल सी बात को भी वो नहीं कह पाया, वह भाषा में बेकार घूमने लगी, और जो वो बात थी वो भाषा में बेकार ही घूमने लगी। बेकार माने उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, वो अर्थहीन होती चली गई। जो साधारण सी सरल सी बात थी, सामान्य सी बात थी, जो कहना चाहते थे कवि, वो अब कठिन होती चली गई। फिर कहते हैं, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। तो जिस प्रकार कहते हैं कि हार कर, यानी मैं उससे हार गया था। कैसे हार गया था कि वो जैसे पैंच उसको नहीं निकाल पाया, और भी उसको कठिनता से मैंने उसको और भी ज़बरदस्ती उसमें दीवार में ठोक दिया। तो कहते हैं कि मैंने उसको क्या किया, कील की तरह, जैसे कील होती जिसमें चूड़ियाँ नहीं होती, उसको हम ऐसे ही जैसे ठोक देते हैं, उसके अंदर गाड़ देते हैं, तो वो कील की तरह। तो वैसे ही मैंने सोचा कि मैं इस भाषा से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो इसको कील की तरह ही ठोक देता हूँ। जैसी भाषा यहाँ पर प्रयुक्त की है उसी को वहीं रहने देता हूँ। तो वो उसी को वहीं ठोक देता है कि चलो ठीक है, ठीक लग रही है, तो वो ऐसे ही उसको ठोक देता है, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न उसमें कसाव था न ताकत। वो कविता ऊपर से तो देखने में तो वो ठीक ठाक लग रही थी, अच्छी लग रही थी, लेकिन जब उसके भावों को देख रहे थे, अर्थ को देख रहे थे, तो उसके अंदर न तो उसमें कसाव था, कसाव होता है मजबूती, न तो कोई मजबूती थी कि ये कविता अच्छी है, सही है, और न ताकत, न उसमें कोई किसी प्रकार की शक्ति थी। तो वो शक्ति से हीन हो गई थी। तो कहते हैं वो उससे बाहर नहीं निकल पाई और कील की तरह उसको वहीं पर ठोक दिया। अर्थात वो कठिन शब्दों का ही प्रयोग जो किया था कवि ने, वही किया, उससे वो बाहर नहीं निकल पाए, उसमें वही कसाव, न तो उसमें कसाव रहा और न ही ताकत रही, वो शक्ति रही। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, जो बात थी, जो बिल्कुल सरल बात थी, साधारण सी बात थी, सामान्य सी जो बात थी, वो अब शब्दों के जाल में ऐसी उलझ गई थी कि उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। अब तो वो क्या है, एक शरारती बच्चे की तरह, जैसे एक शरारती बच्चा शरारत करता है तो उस शरारत में वो शरारत करता ही चला जाता है, तो वह भी ऐसे ही उसे शब्दों के जाल में ऐसा फंसता चला गया। वो कविता, वो बात मेरे लिए अब शरारती बच्चे की तरह बन गई थी, जैसे शरारती बच्चा इधर उधर खेलता रहता है, तो वो मुझसे ऐसा ही खेल खेल रहा था। मुझे पसीना पोंछते देखकर, और मुझे पसीना पोंछते देखकर क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो फिर वो बात, वो कथ्य मुझसे प्रश्न करने लगा जब मैंने अपना पसीना पोंछा, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गया था, मैं उस भाषा से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो मेरे शरीर में पसीना आ गया था। तो क्या, फिर वो कहती है बात है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से, सहूलियत होता है आसानी से, बरतना होता है काम में लाना, क्या तुम इसको आसानी से बात को नहीं कह सकते थे, क्योंकि इतनी सरल बात थी, साधारण सी बात थी, लेकिन इस बात को भी तुम सहज भाव से, सहज भाषा में, सरल भाषा में नहीं कह सके, तो क्या तुमने ये इस बात को सरल भाषा में कहना कभी नहीं सीखा। तुम इतने बड़े हो गए, लेकिन तुम्हें आज भी ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करते हो, जो साधारण सी बात थी उससे को सरल भाषा में कहने की बजाय कठिन शब्दों के जाल में हमेशा फंस जाते हो। तो बच्चों, ये हमारी इसी के अंदर दूसरी कविता थी, बात सीधी थी पर। तो इसमें कवि ने यहाँ पर ये सरल बात को कठिन भाषा में कहने
वाले जो बात है वो बताई है। और यहाँ पर अनुप्रास, मानवीकरण, प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। और मुक्त छंद है, प्रसाद गुण है, और इसमें लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी। तो इसको बार बार पढ़ना और इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।